समोकार पर आते हैं। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक से समोकार बताते हैं। देवासुर बीज कृतः प्रख्यातो उदात्त नायकश्चैव त्र्यंकस्तथा त्रिकपटस्त्रिविद्रवः स्यात् त्रिशृंगारः। बहुत ही सुंदर ढंग से लक्षण भरत मुनि ने किया है और आगे चल के भी यही लक्षण सब शास्त्रकारों ने 50 ग्रंथ नाट्यशास्त्र पर आधारित लिखे गए। उसमें दशरूपक बहुत लोकप्रिय हुआ, वह पढ़ाया भी बहुत जाता है। धनंजय का और धनिक की उस पर वृत्ति है, उन्होंने सरल ढंग से समझा दिया है। रंगमंच को, अभिनय पक्ष को छोड़ करके बाकी जो पक्ष हैं उन्होंने लिए, विशेष रूप से दशरूपक और रस भाव आदि और नायक नायिका भेद। तो इतने 4 प्रकाशों में उन्होंने जो विषय बताए हैं वो उन्होंने बताए, वो सब नाट्यशास्त्र ही उसका मूल आधार है। तो ये देवासुर संग्राम पर आधारित होगा समोकार। ये कहा प्रख्यात उदात्त नायक इसमें होंगे, कई नायक हो सकते हैं, सभी जाने माने प्रख्यात होंगे। कि देवता हैं, देवता तो इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, और असुर हैं, असुर राज कोई हो सकते हैं जो प्रसिद्ध चरित्र वहाँ असुरों में हैं। इस तरह से प्रख्यात और उदात्त इसमें नायक होंगे। और त्र्यंक 3 अंक इसमें होंगे। ये अंकों की व्यवस्था समोकार में फिर बदल जाती है, 5 से 10 की बात नहीं है, 3 अंक होंगे। और 3 अंकों के कारण यहाँ 3-3 की बहुत सारी कोटियाँ जो एक अन्विति भरत मुनि बनाते हैं। 3 अंक हैं तो 3 प्रकार के कपट उनमें दिखाए जाएंगे। छलावा जो किया जाता है, इसमें युद्ध है तो छलावा भी होगा, असुर पात्र हैं तो छल भी करते हैं, लेकिन वो कपट भी 3 तरह से वो लोग करेंगे। विद्रव कहते हैं भगदड़ पलायन, तो भी 3 प्रकार से इसमें दिखाया जाएगा। और त्रिशृंगार है, 3 प्रकार का श्रृंगार, धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगार। ये तीनों तरह के श्रृंगार, ये श्रृंगार के भेद भी आगे बताए हैं। श्रृंगार रस केवल उसमें आद्यंत रिझाना मनाना यही चलता रहे या नहीं है, धर्म के लिए श्रृंगार होगा। दुष्यंत और शकुंतला के बीच जो प्रेम होता है उसमें धर्म की पुष्टि होती है। भरत जैसा उसमें चक्रवर्ती सम्राट धर्मपालक वह जन्म लेता है, इसलिए उसको धर्म श्रृंगार का उदाहरण भी माना गया हमारे यहाँ। ये धर्म श्रृंगार है, अर्थ श्रृंगार है, जिससे राज्य प्राप्ति हो। ऐसे भी नाटक हैं जिसमें कि राम का राज्याभिषेक होता है, वहाँ अर्थ प्राप्ति होती है। अर्थ मतलब सारा राज्य, पृथ्वी, उसी को अर्थ कहते हैं। तो यह तीनों प्रकार के श्रृंगार हो सकते हैं, तीनों प्रकार के कपट, तीनों प्रकार की भगदड़ भागदौड़, तीनों प्रकार के श्रृंगार। और नायक के लिए कहा कि 12 नायक बहुलो, 12 नायक इसमें रह सकते हैं। 18 नाडिका प्रमाणश्च, 18 नाडिका इसका समय का अंतराल होता है। 18 नाडिकाओं में ये नाटक खत्म हो जाना चाहिए। और नाडिका आधे मुहूर्त को कहते हैं, आगे लक्षण उसका बताएंगे। और कितनी नाडिकाएं किस अंक में रहें, कितनी नाडिकाओं का एक अंक हो, यह भी आगे चल के बताया है। तो 12 नाड़ी विहितः प्रथमः कार्यः क्रियोपेतः, 12 नाड़ियों का पहला अंक होगा, उसमें कई तरह के कार्य व्यापार होंगे। 12 नाड़ी तो काफ़ी समय हो गया। और दूसरे अंक में 4 नाडिकाएं हो सकती हैं। द्वितीय समाश्रितो नाडिका चतस्रस्तु वस्तु समापन भीता द्विनाडिका स्यात् तृतीयश्च। और तीसरे अंक में सब समाहार करना है, समापन करना है, उसमें फिर 3 नाडिकाओं में उसको समाप्त करके और समोकार की समाप्ति होगी। नाड़ी कितना समय होता है कि नाड़ी संज्ञा गया मानम कालस्य यन मुहूर्तार्धम, आधे मुहूर्त के बराबर समय एक नाड़ी का हुआ करता है। और मिनटों में भी मैं अभी बताऊंगा, उसका ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसका गणित हम कर सकते हैं। तो यह इतनी नाड़ियाँ, 12 नाड़ियाँ, फिर अगले अंक में 4 नाड़ियाँ, फिर अंतिम अंक में 3 नाड़ियों का समय, आधे मुहूर्त की एक नाड़ी हुआ करती है। और 3 प्रकार का विद्रव बताया। तो कौन कौन से 3 प्रकार होंगे कि युद्ध जल संभव हुआ, युद्ध हो गया, बाढ़ आ गई, तो उसके कारण लोग भाग रहे हैं, आक्रमण कर दिया है राजा ने, युद्ध हो रहा है तो सामान्य जनता भागती है। यूक्रेन में जैसा हो रहा है, आम लोग वहाँ से लाखों करोड़ों भाग रहे हैं। तो यह युद्ध से भगदड़ मच सकती है, पलायन हो सकता है। बाढ़ आ गई है तो पलायन होता ही है। और वायु अग्नि गजेंद्र संभ्रम करतो हुआ, आंधी चली, झोपड़ी उड़ने का डर है, तो बाहर निकल कर के भागते हैं, कहीं शरण लेते हैं, उसके लिए भागते हैं। बड़ी बिल्डिंग में चले जाएं, बड़े भवन में चले जाएं। आग लग गई है किसी घर में, वहाँ से बाहर निकल के भागेंगे ही।
गजेंद्र संभ्रम कृतो हुआ। हाथी कोई घुसाया है, मदमत्त हाथी, जंगली हाथी, वह हमला कर सकता है तो उससे भागते हैं। इस तरह के नगरोपरोध जो हुआ, और किसी राजा ने घेरा डाल दिया है, ये 3 प्रकार के विद्रोह हो गए। युद्ध जल संभव, वायु अग्नि गजेंद्र कृत संभव, वायु अग्नि गजेंद्र संभ्रम कृत, और नगरोपरोधज, ये 3 प्रकार के विद्रोह हो गए। कपट भी 3 प्रकार के होते हैं, उनको 71वीं कारिका में बताया। 3 प्रकार के कपट कौन कौन से हो सकते हैं? छलावे, कि वस्तुगत क्रम विहित हो, घटनाक्रम ही ऐसा हो कि छला जाए व्यक्ति। कोई जुए में हारता चला गया, मच्छकटिक में जैसे कि वो हार गया, ईमानदारी से ही खेल रहे हैं लेकिन वो हार गया, अब उसका पीछा कर रहे हैं। तो ये वस्तुगत क्रम से घटना चक्र ने, भाग्य ने उसको ठग लिया, ऐसा कह सकते हैं। और देववशाद हुआ, भाग्य ऐसा है उसके कारण ठग लिया गया। पर प्रयुक्त हुआ, और किसी दूसरे ने ठगा है, कि दुर्योधन और शकुनी मिलकर के छल करते हैं। पर प्रयुक्त छल का, कपट का उदाहरण वह है। और कपट जहाँ जहाँ होता है वहाँ कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है। तो सुख दुखोत्पत्ति करता है। जो कपट करके जीत गए हैं वो हर्षित होते रहते हैं, भले ही बाद में उनकी पराजय हो, और जो चले जाते हैं वो दुखी होते हैं। ये 3 प्रकार का कपट इसमें होता है। त्रिविधश्च चात्र विधिज्ञ पृथक पृथक कार्य विहितार्थ श्रृंगार कर्तव्यो धर्मे चार्थे च कामे च। यह मैं बता ही चुका हूँ कि 3 प्रकार का ही श्रृंगार भी समोकार में होगा, धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगार। अब नाड़ी आधा मुहूर्त जो है गणना करने पर 24 मिनट के बराबर होता है। एक नाड़ी 24 मिनट के बराबर होता है। उससे फिर हम गणना कर सकते हैं कि 12 नाड़ियों का समय पहले अंक का, 4 नाड़ियों का समय दूसरे अंक का, और 3 का समय तीसरे अंक के लिए समोकार में दिया गया है। अगला जो है चौथा रूपक भेद, वह ईहामृग है। 78वीं कारिका में ईहामृग का लक्षण बताते हुए कहते हैं, दिव्य पुरुषाश्रय कृतो दिव्य स्त्री कारणोपगत युद्ध सुविहित वस्तु निबद्धो विप्रत्यय कारकश्चैव। दिव्य पुरुष इसमें नायक होते हैं, ईहामृग में देवता आदि नायक होते हैं। और दिव्य स्त्री के कारण इसमें युद्ध होता है, अप्सरा के लिए युद्ध हो रहा है। जैसे कि रंभा अप्सरा, उसके लिए असुर 2 युद्ध कर रहे हैं, सुंद युद्ध करने लगते हैं, या अन्य किसी अप्सरा के लिए आपस में युद्ध करने लगते हैं। तो यह इस तरह की कथा, इस तरह का इसमें वस्तु विधान होगा, और देवता इसमें नायक होंगे। सुविहित वस्तु निबद्ध हो, अच्छी तरह से सोची समझी गई योजनाबद्ध कथा वस्तु इसकी होती है। विप्रत्यय कारकश्चैव, अपकार के दृश्य इसमें खूब होते हैं। उद्धत पुरुष प्रायः, नाटक से और प्रकरण से इसमें अंतर यह है कि उद्धत इसके सारे पात्र रहते हैं। बहुत ओजस्वी संवाद बोलने वाले, क्रोधी स्वभाव के, युद्ध प्रेमी, इस तरह के इसके पात्र होंगे। स्त्री रोष ग्रथित काव्य बंधश्च, और बड़ी इसकी खूबी उन्होंने बताई कि जो महिला पात्र इसके हैं वो बहुत क्रोध में बोलती हैं। स्त्री रोष से ग्रथित संवाद, काव्यबंध इसमें खूब रहेंगे। उसी से नाटक में जान आएगी, प्राण आएगा। संवाद बहुत ओजस्वी होंगे। संक्षोभ विद्रव कृतः संफेट कृतस् तथा चैव, संक्षोभ और विद्रव इसमें खूब रहेगा। बहुत ही हलचल हो गई है और भगदड़ मच रही है, संफेट मुठभेड़ हो रही है, इस तरह के दृश्य खूब रहेंगे। स्त्री भेदनापहरण अवमर्दन प्राप्त वस्तु श्रृंगार, स्त्री भेदन होगा। नायिका को किसी और के प्रति प्रेम करती है तो उसको अपनी ओर आसक्त कर रहा है, अपनी ओर उसको खींच लेता है और ज़बरदस्ती भी ले जाता है। अपहरण के दृश्य हो सकते हैं, स्त्रियों के अपहरण के दृश्य, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती के दृश्य भी हो सकते हैं। और जो कुछ श्रृंगार होगा उसी में आएगा, इसलिए इसमें सच्चा श्रृंगार नहीं होता ईहामृग में। तो यह तो अपहरण करके ले जा रहा है और कहीं छीना झपटी हुई है, जोर ज़बरदस्ती हुई है, उस तरह के भी दृश्य होंगे। तो उसमें जितना कई दर्शकों को इसमें भी रस आता है, उसको वे श्रृंगार समझ करके देखें तो उसमें श्रृंगार उस तरह का उनको अनुभव होगा। और ऐसा, लेकिन कथा वस्तु बहुत ही सुसंगठित होगी। 80वीं कारिका में कहा कि यह मृगस्तु कार्य सुसमाहित
काव्यबंध, सुसमाहित काव्यबंध इसका होना चाहिए। और बाकी लक्षण इसमें व्यायोग के लागू होते हैं, व्यायोग आगे बताएंगे। यह 81वीं कारिका में कहा। फिर कहते हैं कि वध के दृश्य इसमें भी सीधे सीधे नहीं बताने चाहिए। यत्र तु वधेप्सितानाम वधो युधग्रो भवेद्दि पुरुषाणाम। बहुत उद्धत उदग्र कोई आक्रमण करने के लिए तलवार खींच करके आ रहा है, उसका वध महान नायक को करना ही है, तब भी कुछ ऐसा हो कि बीच बीच बचाव कर लिया गया है और उनको शांत कर दिया गया है, ऐसा दिखा देना चाहिए। डिम और समोकार में तो इस प्रकार के दृश्य हो सकते हैं, लेकिन यह मृग में चूंकि थोड़ा श्रृंगार भी है और स्त्री का चरित्र भी प्रधान बताना है, इसलिए उसमें सीधे वध कर दिया, ऐसा उसकी कथावस्तु के साथ में न दिखाया जाए। तो किंचित व्याजम कृत्वा तेषाम युद्धम शमयितव्यम, किसी बहाने से उनके बीच में बीच बचाव करके युद्ध वहाँ शांत करा देना चाहिए। इसके बाद अब डिम का लक्षण बताते हैं। 84वीं कारिका में कहा कि प्रख्यात वस्तु इसकी होती है, प्रख्यात वस्तु विषय, प्रख्यातोदात्त नायक, प्रख्यात और उदात्त इसका नायक होता है। षड्रस लक्षण युक्त चतुरंक वही डिमः कार्य, 6 रस इसमें होंगे। अब यहाँ से नाटक और प्रकरण में जो विशेषता है कि सारे रस रह सकते हैं, श्रृंगार और वीर तो प्रधान रहेगा ही, बाकी करुण है, बीभत्स है, भयानक है, वीर है, रौद्र है, ये सब आते जाते उसमें साथ में रह सकते हैं। लेकिन डिम के लिए कहा कि 6 ही रस इसमें होंगे। 8 रसों में से 2 रस नहीं होंगे, श्रृंगार और हास्य इसमें नहीं होंगे। बहुत ही गंभीर और ओजस्वी यह एक तरह से होता है डिम। तो श्रृंगार और हास्य को छोड़ करके 85वीं कारिका में कहा श्रृंगार हास्य वर्जम शेषे ही सर्वे ही रसे ही समायुक्त है। 8 रस जो बताए हैं, और शांत रस यदि 9वां रस मानते हैं तो वह भी छूट ही जाएगा। 2 रस छोड़ करके या 3 रस छोड़ करके 6 रस इसमें रहेंगे, शेष रसों से युक्त होगा। दीप्त रस काव्य योनिर नाना भावोपसंपन्ना, बहुत उद्दीप्त रस इसमें रहेंगे, रौद्र है, वीर है, भयानक है, बीभत्स है, ये इसमें अद्भुत रस, ये सब इसमें रहेंगे। और उनके साथ जो भाव आते हैं उसमें शोक भी हो सकता है। रौद्र के साथ तो भयानक के साथ शोक होता ही है, और जुगुप्सा हो ही सकती है, बीभत्स है यदि, तो इस तरह से। और जो इसमें दृश्य दिखाए जा सकते हैं उनका बताया है, किस तरह से अन्य रूपकों से अलग है, इनकी पहचान कैसे हो। तो यह उदाहरण भी मैं इनके बताऊंगा जो मिलते हैं। और निर्घात, उल्कापात, उपरागेण इंदु सूर्ययोर युक्त, इसमें बिजली का गिरना और उल्कापात होना और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होना, ये दृश्य दिखाए, इनकी घटनाएं जो दिखाई जा सकती हैं। युद्ध नियुद्धा धर्षण संफेट कृतश्च कर्तव्य, इसमें युद्ध हो सकता है, और नियुद्ध जो है द्वंद्व युद्ध वह हो सकता है, आदर्शण खींचना एक दूसरे को पकड़ करके, संफेट मुठभेड़, हाथापाई, यह सब दृश्य इसमें दिखाए जा सकते हैं। मायेंद्र जाल बहुलो बहुपुस्तोत्थान योग युक्तश्च, माया और इंद्रजाल के दृश्य इसमें खूब रह सकते हैं। पुस्तक का विधान इसमें खूब हो सकता है। नाटक और प्रकरण में तो नाट्य धर्मी पद्धति से अभिनय होगा, बहुत ही भावनापूर्ण अभिनय होगा, और 64 हस्त हैं, 13 शिरस हैं, 36 दृष्टियां हैं, इन सब का सुंदर प्रयोग करके भावपूर्ण संसार की रचना होगी। लेकिन ये डिम है, समौकार है, इनका जो अभिनय थोड़ा चमत्कारपूर्ण होता है, इसमें बाहरी जो दृश्य खड़े कर सकते हैं। जो आहार्य अभिनय में हम बता चुके हैं कि पुस्तक का विधान है कि पहाड़ दिखाना है, कोई महल दिखाना है, तो उसको किस प्रकार से, किन किन वस्तुओं से, कहीं मिट्टी है, कहीं बांस है, चमड़ा है, इन सब को कपड़ा है, इन सब से कैसे कैसे दृश्य बनाए जा सकते हैं, उन्होंने पुस्तक विधान में आहार्य अभिनय के अंतर्गत 21वें अध्याय में बताया विस्तार से। बहुत बड़ा विस्तृत निरूपण उसमें है। तो उसका प्रयोग यहाँ इस रूपक में तो कर ही सकते हैं, इसके लिए उन्होंने छूट यहाँ दी है। और इसमें पात्र भी खूब उस तरह के रहेंगे, देव, भुजगेंद्र, राक्षस, यक्ष, पिशाच, इन सब से भरा रहेगा ये। इस तरह के तरह तरह के इसमें पात्र रहेंगे, उनके सब वेशभूषा भी खूब तरह तरह की दिखाई जा सकेगी।
क्योंकि नायक भी कई इसमें होंगे। षोडश नायक बहुला, 16 नायक इसमें हो सकते हैं डिम में। ये बड़ी नायकों की इसमें भीड़ हो गई। प्रधान चरित्र ही इसमें 16 हो सकते हैं, क्योंकि कुछ देवता पात्र हैं, कुछ असुर पात्र हैं। युद्ध भी दिखाना है इनका। और वृत्तियों में सात्वती आर्भटी वृत्ति, सात्वती जिसमें कि बहुत भावपूर्ण अभिनय करना पड़ता है, क्योंकि भावनाओं की गहराई तो खूब रहेगी ही। वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक है, ये सब रस हैं। सात्विक अभिनय के बिना तो रसाभिनय हो ही नहीं सकता है। और आर्भटी चूँकि युद्ध है, नियुद्ध है, बाहु युद्ध भी हो रहा है, मल्ल युद्ध भी हो रहा है, और अपहरण खींचना, एक तरह से पकड़ना, धर पकड़ करना, मुठभेड़ होना, ये सब भी दिखाना है। तो आर्भटी भी अवश्य ही रहेगी। तो ऐसा डिम जो है होता है। अब इसके बाद व्यायोग का लक्षण करते हैं। व्यायोग इसमें 1 या 2 अंक अधिक से अधिक रहते हैं। डिम में 4 अंक हो सकते हैं, समोकार में 3 ही अंक होते हैं। ये याद रखना चाहिए कि अंकों की व्यवस्था भी इसमें अलग अलग रूपों में बदलती रहती है। तो यह व्यायोग जो है, व्यायोगस्तु विधिज्ञ ही कार्य प्रख्यात नायक शरीर, इसमें प्रख्यात नायक होना चाहिए। और अल्पस्त्री जन युक्त है, कम स्त्रियां हों इसमें, स्त्री पात्र बहुत कम होने चाहिए, 1 या 2। मध्यम व्यायोग है, बहुत ही सुंदर व्यायोग है भास का। उसमें 2 स्त्री पात्र हैं, ब्राह्मण की पत्नी है और एक हिडिम्बा है। हिडिम्बा अंत में थोड़े से समय के लिए आती हैं, अद्भुत दृश्य उनके द्वारा बनता है, और ब्राह्मणी साथ साथ चलती है, 3 उसके बेटे और ब्राह्मण। तो ये थोड़ी सी भूमिका उसकी ब्राह्मणी की है, बहुत ही कम भूमिका है। अल्पस्त्री जनयुक्त इसमें विधान रहता है, स्त्री पात्र कम रहते हैं, क्योंकि वीर रस बहुत प्रधान है, पुरुष प्रधान ही यह नाटक होगा, रूपक होगा व्यायोग जो है। और व्यायोग के लक्षण में कहा कि इसमें जिस प्रकार से अनेक पुरुष पात्र मिलते हैं और उनमें आपस में खूब ओजस्वी बातचीत होती है, मुठभेड़ भी उनमें से किसी की हो सकती है, ऐसे इसमें पात्र रहेंगे। तो न च दिव्य नायक युक्त कार्यस्तु एकांक एवायम, दिव्य नायक इसमें नहीं रहेंगे, देवता इसमें नहीं रहेंगे। जैसे कि भीमसेन उसमें प्रधान पात्र है, घटोत्कच भी प्रधान पात्र है मध्यम व्यायोग में, और केशवदास ब्राह्मण को भी मान सकते हैं, क्योंकि अंत में भी वो फिर आता है। तो ये दिव्य पात्र नहीं है, मनुष्य पात्र ही सब रहेंगे। और अनेक पात्र पुरुष पात्रों में हो सकते हैं। समोकार में भी जैसे अनेक नायक हैं, डिम में अनेक नायक हैं, लेकिन वहाँ देवता और असुर हैं। तो यहाँ देवता आवश्यक नहीं है, असुर होना भी आवश्यक नहीं है, मनुष्य नायक इसमें रहेंगे। और राजर्षि नायक निबद्ध भी यह नहीं होगा। महान वंश का, रघुवंश का कोई महान नायक राम की तरह, भरत वंश की तरह से, यदुवंश की तरह से दुष्यंत नायक, इस तरह का महान नायक इसमें नहीं होगा। भीमसेन नायक हैं उसमें मध्यम व्यायोग में। और प्रख्यात वस्तु विषयस्तु प्रख्यातः कदाचिदेव स्यात्, दीप्त रस काव्य योनि यह रहेगा, उद्दीप्त रस इसमें रहेंगे, और प्रख्यात वस्तु विषयक यह रहेगा। लेकिन कभी कभी अप्रख्यात भी हो सकता है। मध्यम व्यायोग में लगता है कि भास ने ही सारी कल्पना की है। पात्र तो महाभारत से उन्होंने भीम, घटोत्कच और हिडिम्बा 3 पात्र ले लिए, बाकी कुछ काल्पनिक पात्र ले लिए, सारी घटना ही काल्पनिक है। बहुत ही सुंदर मार्मिक यह व्यायोग है। तो प्रख्यात इसकी वस्तु रहेगी, लेकिन अप्रख्यात भी इसमें हो सकता है, दोनों के लिए गुंजाइश इसमें है। ऐसा व्यायोग अपने ढंग का निराला यह एक रूपक प्रकार है। उत्सृष्टिकांक और भी अलग तरह का रूपक प्रकार है। अंक भी इसका संक्षिप्त में नाम मिलता है, उत्सृष्टिकांक या अंक भी इसको कहते हैं। लेकिन अंक कहने से जो नाटक का एक दृश्य वाला अंक है, उससे भ्रांति हो जाती है, इसलिए पूरा नाम उत्सृष्टिकांक कहना चाहिए। उत्सृष्टिकांक इन सब शेष 9 रूपकों से इसलिए अलग है कि यह करुण रस प्रधान होता है, इसमें विलाप होता है, और युद्ध के बाद की जो घटनाएं वो दिखाई जाती हैं, युद्ध में कितना विनाश हो चुका है ये बताया जाता है। तो करुण रस प्राय कृतो निवृत्त युद्धोद्यत प्रहारश्च, 95वीं कारिका में कहा कि करुण रस प्राय इसमें रहता है आद्यंत,
बीच बीच में ओजस्वी संवाद भी होंगे। युद्ध जो हो चुका है, ऐसा ऐसा हो गया, इसका वर्णन भी करते हैं तो कुछ ओजस्विता भी आएगी। जैसा कि इसमें जो भास का लिखा हुआ उत्सृष्टिकांक है उरुभंगम, उसमें होता है आरंभ में कुछ युद्ध हो चुका है, उसका वर्णन किया है और युद्ध कैसे समाप्त हुआ, क्या उसमें विभीषिका हुई, कैसा कारुणिक दृश्य है युद्ध भूमि में। उसके बाद जो विलाप आदि, उसके साथ यह नाटक चलेगा। स्त्री परिदेवित बहुलो, दूसरी इसकी खूबी यह है कि स्त्रियों के विलाप की बहुलता इसमें खूब दिखाई जाएगी। विलाप कर रही हैं स्त्रियां और निर्वेद भाषितश्चैव, निर्वेद वैराग्य के साथ इसमें फिर पुरुष पात्र बोलेंगे। बहुत मार्मिक इसमें दृश्य बनता है। दुर्योधन जो उरुभंग का नायक है, उसकी दोनों जंघाएं टूटी हुई हैं, खड़ा नहीं हो सकता है, रेंग रहा है धरती पर और विरक्त हो चुका है कि अब मुझे क्या करना, अब मैं संसार छोड़ रहा हूँ। यह भी कहता है कि मुझे न कोई पछतावा है, न मुझे कोई अब चाह रह गई, मैं संसार छोड़ करके जा रहा हूँ। और बहुत ही उदात्त चरित्र उसका भास ने उरुभंग में चित्रित किया है। तो यह करुण रस की प्रधानता इसमें होती है, उसके साथ साथ अंततः शांत रस भी इसमें। और दुर्योधन का महाप्रयाण दिखाया गया है, जिस तरह से वह स्वर्ग जाता है, देवता पुष्पवृष्टि करते हैं, यह सब उन्होंने जो उसमें चित्रित किया। तो उसके द्वारा करुण रस की प्रधानता होते हुए भी दुखांत इसको नहीं कह सकते। करुण रस का अनुभव है और हमारे यहाँ जो ट्रेजेडी का अनुभव है वह कैसे बनाया जाता है बहुत मार्मिक रूप में, यह हम इसमें देखते हैं। यद दिव्य नायक कृतम काव्यम संग्राम बंधवद युक्तम तद भारते तु वर्षे कर्तव्यम काव्य बंधेशु। अंत में निर्देश देते हैं कि जो युद्ध आदि के दृश्य हैं भारतवर्ष में दिखाना चाहिए। सभी देशों का चित्रण इसमें रहेगा। इला वर्ष है, अन्य वर्ष हैं, स्वर्ग का उसका भी दृश्य रह सकता है, लेकिन स्वर्ग में तो युद्ध नहीं होंगे, उसके बाहर ही युद्ध होंगे। तो यह भारतवर्ष में ही ये सारे दृश्य दिखाए जाएंगे। यह नाटक के लिए उचित भूमि है। नाटक की घटनाओं का स्थान केंद्र क्या होगा कि स्वर्ग आदि अन्य लोकों में नाटक चल रहा है, ऐसा दिखाने की बजाय भारतवर्ष, भारत भूमि पर चल रहा है, यह दिखाना चाहिए। प्रहसन का लक्षण बताते हैं और यह भी उसी प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण है रूपकों में। इसमें भी अंकों की संख्या कम हो जाती है, एक या अधिक से अधिक 2 अंक। कुछ प्रहसनों में 2 अंक भी मिलते हैं, नहीं तो 1 अंक में ही चलता है। शुद्ध और संकीर्ण 2 प्रकार का यह प्रहसन होता है। प्रहसन में हास्य रस की प्रधानता होती है। 10 जो रूपक हैं उनमें हास्य रस की प्रधानता वाला यही एक मुख्य रूप से है। भाण में भी हास्य रस रहता है, लेकिन उसमें वीर रस भी साथ में कुछ हो सकता है। वीर रस की प्रधानता वाला भी भाण हो सकता है, यह भी भरत मुनि बताते हैं। और उत्सृष्टिकांक करुण रस की प्रधानता वाला है, व्यायोग वीर रस की प्रधानता वाला है। नाटक में श्रृंगार या वीर दोनों में से कोई एक प्रधान हो सकता है। प्रकरण में श्रृंगार रस प्रधान होगा, लेकिन प्रहसन में हास्य रस प्रधान होगा। और नायक इसमें कौन हो सकते हैं? वो कहते हैं कि 103वीं कारिका में भगवत तापस विप्रैरण्यरपि हास्यवाद संबद्धम का पुरुष संप्रयुक्तम परिहासा भाषण प्रायम। भगवान सन्यासी को कहते हैं, तापस तपस्वी, ऋषि मुनि आदि, विप्र ब्राह्मण, इस तरह के इसमें पात्र रहेंगे, लेकिन वह सब हास्यास्पद चेष्टाएं करते हैं या हंसी के लिए कुछ कहते हैं। संवाद उनके हास परिहास के होंगे। का पुरुष संप्रयुक्तम, कायर डरपोक लोग रहेंगे, तो उनका जो भयानक रस है उसके द्वारा भी हास्य ही उत्पन्न किया जाएगा। जैसे कि भगवत अज्जुकम बहुत ही सुंदर प्रहसन है, तो उसमें शांडिल्य जो डरता है, सांप आ गया, सांप निकल आया, वो मोर को सांप समझ लेता है, दूर झाड़ी में कोई सरक रहा है और चीखता है डर के मारे। तो उसका ये जो हास्यास्पद चेष्टाएं हैं डरने की भी, यह हास्य के लिए ही होती हैं। तो यह कापुरुष इसमें सब हो सकते हैं कुछ, और हास परिहास के संवाद इसमें खूब रहेंगे। और शुद्ध प्रहसन में सन्यासी प्रधान चरित्र उसका हो सकता है,
उसका उदात्त चरित्र रह सकता है और अविकृत भाषाचार उसका होगा। अपमिश्रित भाषा, प्राकृत आदि वह नहीं बोलेगा। अच्छे संस्कृत के शुद्ध संस्कृत में सुंदर संवाद वह बोलेगा, जैसा कि भगवद अज्जुकम में जो भगवान हैं, सन्यासी हैं, वो बहुत ही वेदांत की बातें करते हैं, ज्ञान देते हैं शांडिल्य को। हालांकि अंत में बहुत ही हास्यरस उसमें खूब चलता है, लेकिन अविकृत भाषा उनकी है। और विशेष भावोपपन्न चरित पदम, विशेष प्रकार की भावनाएं इसमें हो सकती हैं, जैसे कि परकाय प्रवेश के द्वारा क्या अभिप्राय वो बता रहे हैं। भगवान या सन्यासी अपना जीव वो गणिका के शरीर में डाल देते हैं, और यमदूत जो है गणिका का जीव जो गलती से ले गया है उसको वापस लौटाने के लिए आता है, तो भगवान की काया में डाल देता है। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है कि भगवान जो सन्यासी हैं वो गणिका की तरह चेष्टाएं कर रहे हैं, और जो गणिका है वो सन्यासी की तरह बोलने लग गई है। तो ये जो विनिमय हो गया आत्मा का, इससे बहुत सारे गहरे अभिप्राय भी बताता है नाटककार, लेकिन बहुत हास्य उससे उत्पन्न होता है, हंस के लोटपोट हो जाते हैं दर्शक, यह भी उसमें होता है। यह बड़ा ऊंचे दर्जे का प्रहसन है भगवद अज्जुकम। और जो संकीर्ण प्रहसन है, ये तो शुद्ध प्रहसन हुआ, उसमें सन्यासी पात्र रहेंगे और अच्छी भाषा बोलेंगे, उदात्त चरित्र उनका रहेगा। जो संकीर्ण प्रहसन है उसमें वेश्या, चेट, नपुंसक, विट, धूर्ता, बंधकी च यत्र स्युः अनिभृत वेश परिच्छद चेष्टित कर्णेष्ठु संकीर्णम। वेश्या, चेट, नपुंसक, विट, धूर्त, बंधकी, रखेल को कहते हैं, ये उसमें पात्र रह सकते हैं। और जो शुद्ध प्रहसन है उसमें गणिका पात्र रह सकती है, जिस प्रकार से कि भगवद अज्जुकम में गणिका पात्र है। गणिका का थोड़ा जो दर्जा है वो ऊपर है, उसके नीचे वेश्या है, फिर कुंभदासी है, फिर बंधकी है। ये कई जो बाह्य स्त्री है उसके कई स्तर बताए गए, कामसूत्र में विशेष रूप से इनका विवेचन है। तो ये शुद्ध प्रहसन में गणिका, और संकीर्ण प्रहसन में फिर वेश्या, चेट, नपुंसक, विट तो रहेगा ही, धूर्त, शरारती लोग इसमें हो सकते हैं, और बंधकी हो सकती है। अनिभृत वेश परिच्छद चेष्टित कर्णैस्तु संकीर्णम, वेशभूषा आदि भी उनकी बहुत इस प्रकार की शालीन नहीं रहेगी। अनिभृत वेश परिच्छद उनका रहेगा। लोकोपचार युक्ता च, लोकोपचार युक्ता या वार्ता यश्च दंभ संयोग सब प्रहसने प्रयोज्यो धूर्त प्रविवाद संपन्न। यह बहुत ही सामाजिक नाटक एक तरह से रहता है, समाज की सारी सच्चाइयाँ इसमें दिखाने की छूट मिलती है नाटककार को। तो लोकोपचार, इसमें लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, सामान्य लोग, उसको दिखाया जा सकता है। और पाखंड लोगों का, सन्यासी भी, जैसे हास्य चूड़ामणि प्रहसन है वत्सराज का, उसमें सन्यासी भी पाखंडी हो गया है। और हास्यार्णव प्रहसन है जगदीश कर्कालंकार का बाद में है, रामानंद त्रिपाठी का प्रहसन है। इन सब में जो सन्यासी हैं, धार्मिक हैं, ये भी पाखंड किस प्रकार से कर रहे हैं, इसका चित्रण खूब हुआ है। तो यह धूर्त लोगों का चरित्र है, और जो अन्य लोग हैं उनका जो दोहरा चरित्र है, ये सब भी इसमें दिखाया जाएगा। इस तरह से प्रहसन होता है, और अंत में भाण बचता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि 10 रूपक अपने आप में सभी विलक्षण हैं, एक दूसरे से बहुत ही अनोखे हैं एक दूसरे की तुलना में। प्रहसन अपने ढंग का एक अलग निराला रूपक है, और भाण तो सबसे ही अलग है। भाण में एक ही पात्र रहता है, अन्य जितने रूपक हैं 9, उनमें ऐसा नहीं है कि केवल एक पात्र से काम चल जाए, और अधिक ही पात्र होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने पात्र रह ही सकते हैं। ऐसी संख्या का उसमें नियम नहीं है कि 2 से चल जाए, 3 से चल जाए। जितनी कथा वस्तु में आवश्यकता है उतने पात्र उसमें रहेंगे। 8, 10, 15 तक भी हो सकते हैं, नाटक में 20, 25 भी हो सकते हैं, लेकिन भाण के लिए नियम है कि एक ही पात्र उसमें रहेगा। और वही एक अकेला पात्र जिस प्रकार से नाटक पूरा रंगमंच उसका खड़ा करता है, वह अद्भुत होता है। आत्मानुभूत शंशी पर संशय वर्णना विशेषस्तु, यह कहा है 108वीं कारिका में। जो अनुभव करता है वह दर्शकों को, प्रेक्षकों को बताता है। दूसरे पात्र जो कर रहे हैं, जो कुछ कार्य व्यापार, उसको बताता है, वही बताता चलता है। जो दूसरे पात्र हैं वो भी प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन कल्पना करता है कि वो आ गया है सामने, उससे बात कर रहा है,
तो ये आकाश भाषित की जो तकनीक है, यह संस्कृत नाटक में बड़ी ही अनोखी तकनीक है। जनांतिक जिस प्रकार से है कि दो लोग बात कर रहे हैं और यह नहीं सुन रहा है, तो उसको बताने के लिए एक आंगिक अभिनय की मुद्रा है, त्रिपताक की मुद्रा है। अपवारित है कि वह नहीं सुन रहा है और ये दो लोग बात कर रहे हैं, उससे छिपाकर बात कर रहे हैं। प्रेक्षक दर्शक तो सब सुन रहे हैं। इसके लिए जिस तरह से व्यवस्था है, उसी प्रकार से आकाश भाषित की व्यवस्था है। तो उसमें अभिनय बड़ा सुंदर, जो भाण में विठ नायक होता है वह करता है। और क्या तुमने ऐसा ऐसा कहा, यह पूछ करके जो काल्पनिक पात्र खड़ा हुआ है वह सचमुच में उपस्थित नहीं है, उसके संवाद वह उसी की शैली में दोहराता है। तो अभिनय अकेला ही वह सबका करता चलता है और पूरा नाटक वह खड़ा कर देता है, रंगमंच वह खड़ा कर देता है। ये जितने भी भाण हैं सभी लोकप्रिय बहुत होते हैं। एक ही पात्र इसमें सारा दारोमदार उस पर होता है, उसी के अभिनय पर, और वही पूरा निभा ले जाता है। देखने लायक होते हैं सारे भाण जितने भी होते हैं। चतुर्भाणी के भाण हैं, बाद में भी जो कर्पूर चरित भाण है वत्सराज का, और भी कई भाण लिखे गए। संस्कृत में कम से कम 200 भाणों की सूचना मिलती है, उन पर शोध कार्य हुए हैं। तो यह बड़ा ही संपन्न साहित्य है भाण का। तो 109वीं कारिका में कहा कि ये आकाश पुरुष कथन का प्रयोग इसमें खूब होता है। और क्या तुमने ऐसा कहा, ऐसा खुद कहता है, और आकाश से, शून्य से उसका जो संवाद उसको सुनाई दिया, दर्शकों को नहीं सुनाई दिया, वो यूँ कान करके और सुन लिया उसने, और फिर उसके संवाद को उसी की शैली में दोहरा देगा। तो उस तरह से वह अभिनेता भी इसमें खूब होगी। और जो विठ है वह कई धूर्त पात्रों से संवाद करेगा। विठ तो वेश्याओं के लिए काम करता है, उसका चरित्र भी बड़ा निराला है संस्कृत नाट्य साहित्य में। और धूर्त पात्र इसमें खूब आते हैं, जो वेश्याओं से मिलने जाते हैं, गणिकाओं से मिलने जाते हैं, उनको धोखा देते हैं, उनके प्रेमी हो सकते हैं। ये पूरा जो वेशवाट का वातावरण है बहुत ही सजीव रूप से भाण में चित्रित होता है। यह विश्व नाट्य साहित्य का ही अनोखा एक प्रकार है, और कहीं दुनिया के साहित्य में ऐसा नाटक नहीं मिलेगा जिसमें कि जो कोठों का वातावरण है उसको ऐसा साकार कर दिया गया है। सारा यथार्थ उसका बहुत सजीव रूप में चित्रित, एक अकेला पात्र जो कुछ बोलता जाता है उसमें खुलता जाता है, उनके जीवन की कहानियाँ। कई कई गणिकाओं को संबोधित करता है कि तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो, कौन आने वाला है, क्या ऐसा हो गया, किसने तुमको धोखा दे दिया, ये सब। और कई कई बड़ी न केवल रहस्यमय घटनाएं बल्कि हास्य पूर्ण घटनाएं, हास्यास्पद घटनाएं भी वो बयान करता है उनके जीवन की। भाषा भी बहुत चुलबुली होती है, बहुत ही संपन्न भाषा भाण की हुआ करती है, और एक अलग तरह की भाषा इसमें, बाकी सारे रूपकों से एक अलग तरह की भाषा, जो उसी क्षेत्र की भाषा है, जिसको आजकल की भाषा में रेड लाइट एरिया हम कहते हैं, वहाँ की भाषा। वो अनादिकाल से होता ही आया है समाज में। वेदों में भी वर्णन है गणिकाओं का, उस समय से लगा करके और आधुनिक काल तक गणिकाओं की उपस्थिति समाज में रही ही है। अंतर यही है कि प्राचीन काल में वह लीगलाइज्ड था, उसकी सारी वैधानिक व्यवस्था थी जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य बताते हैं। इसलिए नाटककार यदि चित्रण करता है तो वो कोई वर्जित चीज़ों का चित्रण नहीं कर रहा है, जो कानून गैरकानूनी कोई काम धंधा हो रहा है उसका चित्रण नहीं कर रहा है। बहुत सहज स्वाभाविक रूप में सारे जीवन का चित्रण वह निर्द्वंद भाव से कर रहा है। उस पर ऐसा नहीं है कि कोई ये आपत्ति लगाएगा कि जो इसने गैरकानूनी धंधे जहाँ चल रहे हैं उनको दिखा दिया है और गलत दिखा दिया है, ऐसा भाण में नहीं होता है। और बहुत सहज प्रसन्न भाव से विठ इसमें पूरे नाटक को निभाता है। तो यह भाण इस प्रकार का होता है। यह बहुत ही संपन्न साहित्य हमने देखा, और एक वीथी रूपक इसमें बच जाता है। वह एक अंक वाला श्रृंगार प्रधान हो सकता है, और अधम और उत्तम सभी तरह के पात्र उसमें रहते हैं। 13 अंग वीथी के हुआ करते हैं, और ये बड़ा विस्तार है 13 अंगों का। उन सब के लक्षण भरत मुनि ने बताए हैं। वो अलग अलग तरह के दृश्य उन 13 अंगों में बनते हैं, और ये वीथी के 13 अंग हैं, ये अन्य रूपकों में भी शामिल हो सकते हैं।
और आमुख जो प्रस्तावना होती है नाटक की, उसमें भी कुछ अंग इसमें से आते हैं। कुछ भारतीय वृत्ति में भी इसके अंग आते हैं। जो 13 अंग वीथी के बताए गए हैं। और उद्घात्यक उसमें से पहला है। कोई जो कह रहा है उसको दूसरा व्यक्ति अन्य अर्थ में लगा लेता है, उद्घात्यक हो जाता है। और एक कार्य का वर्णन कर रहा है, उसी के बहाने दूसरा कार्य बना लेता है, तो वह अवगलित हो जाता है। और शुभ या अशुभ से उत्पन्न किसी अर्थ से कुशलता के कारण अन्य अर्थ निकाल लिया जाए तो अवस्पंदित हो जाता है। और नालिका है तीसरा उसका अंग। हास्यपूर्ण बातचीत नालिका को कहते हैं। असत प्रलाप है अगला अंग। मूर्ख लोग बातचीत करते हैं हास्यास्पद ढंग से, और विद्वान उनसे समझाते हुए कोई बात करता है तो उसकी भी वो हंसी उड़ाए न माने, तो ये असत प्रलाप। प्रपंच अगला है। दो पात्र एक दूसरे से परिचय करते हुए हास्यजनक बातें करते हैं तो प्रपंच होता है। वाक्यली उसके बाद है। दो पात्र उक्ति प्रत्युक्ति करते हैं, उत्तर प्रत्युत्तर देते हैं, तो यह वाक्यली हुआ करती है। और दोष को गुण, गुण को दोष बताया जाए तो मृदव हो जाता है। इसमें वाद विवाद के द्वारा दोष को गुण और गुण को दोष बता दिया जाता है। अधिबल हो जाता है। एक पात्र किसी दूसरे से बढ़ चढ़ करके बोलने लगता है और विशेषता बताता है, एक दूसरे की विशेषता बताते हैं दो पात्र या तो अधिबल इसको जानना चाहिए। और छल अगला है। धोखा, हंसी, रोष उत्पन्न करने वाला जो वाक्य है वह छल है। कुछ धोखा देने के लिए करता है, गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहता है तो वह हो जाता है छल। और त्रिगत, ये त्रिगत पूर्वरंग के अंगों में भी आता है। और हास्यकर कथन जो कि सुनने में एक अर्थ वाला लगे लेकिन बहुअर्थक होता है तो वह यहाँ त्रिगत कहा गया है। और जिसमें थोड़ा सा हास्य का पुट हो और गंभीरता भी हो, प्रत्यक्ष जो बातें हैं वो बताई जा रही हैं काम की, तो वह व्यवहार नामक अंग हुआ करता है। अगला जो है वह गंड है। संरंभ, संभ्रम से युक्त, विवाद से भरपूर कथन यदि हो, आक्षेप से भरा हुआ, तो यह गंड कहलाता है। इस प्रकार से 13 अंग वीथी के हैं। और कुछ उदाहरण में बता करके यह जो 10 रूपकों का विमर्श है उसको समाप्त करूँगा। भाण के उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं, जैसा मैंने कहा। उनमें सबसे जो प्रसिद्ध हैं वो 4 भाण, उनको चतुर्भाणी कहा जाता है। ये महान नाट्यकारों द्वारा लिखे गए बहुत बड़ी रचनाएं ये हैं। चारों भाण बड़े इनके कवि हैं, इनके प्रणेता। पद्म प्राभृतक जो शूद्रक का लिखा हुआ है, धूर्तविट संवाद ईश्वर उसके लेखक हैं, कवि प्रणेता हैं। उभयाभिसारी का वर रुचि की है। उपाद ताड़ितक बहुत सुंदर भाण है। श्यामिलक कवि, बड़े कवि अपने समय के रहे होंगे, ये उसके प्रणेता हैं। और बाद में कर्पूर चरित भाण वत्सराज का है। रस सदन भाण है। और भी कई भाण मिलते हैं। व्यायोग भी कई मिलते हैं। मध्यम व्यायोग की मैंने चर्चा की है। शंख पराभव व्यायोग मिलता है। और भी कई व्यायोग इस प्रकार के मिलते हैं। समोकार बहुत कम मिलते हैं। समुद्र मंथन समोकार भरत मुनि ने कराया था, वह तो लुप्त हो गया। उसका आलेख काव्य हमको नहीं प्राप्त है। वत्सराज ने 12वीं शताब्दी में समुद्र मंथन समोकार लिखा। उनके सामने भरत मुनि से जो समोकार की परंपरा चली आ रही थी वह रही होगी। उन्होंने समोकार का प्रणयन किया है। और बाद में एक अमात्य वेंकैया अमात्य हुए हैं 18वीं-19वीं शताब्दी में, उन्होंने समोकार लिखा। कम समोकार यद्यपि लिखे गए और बहुत सारे लुप्त भी हो गए, तो उसके उदाहरण कम मिलते हैं। डिम के उदाहरण भी कम मिलते हैं। भरत मुनि ने त्रिपुरदाह डिम कराया था, वह भी लुप्त हो गया है, उसका आलेख या लेखबद्ध रूप। वत्सराज ने त्रिपुरदाह डिम लिखा है। वत्सराज के 6 रूपक मिलते हैं। 12वीं शताब्दी के कालंजर दुर्ग के अमात्य थे, महान शूरवीर नायक अपने समय के इतिहास के, और बड़े नाटककार भी ये हुए। इन्होंने भाण भी लिखा, कर्पूर चरित भाण। हास्य चूड़ामणि प्रहसन भी इन्होंने लिखा। समुद्र मंथन समोकार इन्होंने लिखा। त्रिपुरदाह डिम इन्होंने लिखा। और रुक्मिणी हरण नाम से इहामृग भी इन्होंने लिखा। इहामृग के भी उदाहरण कम मिलते हैं।
यह मृग में अपहरण का दृश्य होता है। कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करते हैं और कुछ लक्षण जो भरत मुनि ने बताए हैं यह मृग के वह इसमें लागू होते हैं। तो यह रुक्मिणी हरण भी वत्सराज ने लिखा। तो इस तरह से ये 10 रूपक संस्कृत नाट्य साहित्य में लिखे जाते रहे, अभिनीत होते रहे और बड़ी समृद्ध परंपरा 10 रूपक की है। ये 18वें अध्याय के आधार पर मैंने 10 रूपकों के लक्षण और कुछ उदाहरण उनके जो भरत मुनि ने नहीं दिए हैं, क्योंकि भरत मुनि के बाद ये सब नाट्यशास्त्र की परंपरा का पालन करते हुए लिखे गए। भरत मुनि के सामने तो ये नहीं थे, बाद के जो नाट्यशास्त्र के आचार्य हैं उन्होंने इनके उदाहरण दिए हैं, हम आज इनके उदाहरण दे सकते हैं। इसलिए भरत मुनि के लक्षण और उनके उदाहरण जो बाद में हमको मिले वो मैंने उदाहरण भी दिए। इसके साथ ही आज का यह व्याख्यान समाप्त करते हैं। नमस्कार।